प्रोग्राम क्या है? हैशटैग, यानी कि हम बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो अव्यवस्था खास करके हम देखने लग रहे हैं कि सरकारी जॉब के लिए पोस्ट निकाली जाती हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन नहीं होता और टाइम ड्यूरेशन को लेकर के हम निरंतर अपनी जो ऑनलाइन या प्लेटफॉर्म जो भी हमारा है उसके ऊपर लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो दोस्तों, न हम चौकीदार हैं और न ही हम चोर हैं, हम तो युवा बेरोजगार हैं और हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, जिसको लेकर के हम निरंतर क्या लड़ने लग रहे हैं? अपनी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, ठीक है ना। और इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, अपनी बात को रखेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बात है उनके कानों तक पहुंचे, जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो। सभी साथी एकजुट होकर के हम इस लड़ाई को लड़ने लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी इसको एक बार शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, और फिर अपना जो बात है, जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट इसको आप क्या कर दें, एक बार शेयर कर दें दोस्तों, फिर आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए कुछ साथी अभी लाइव जुड़ गए हैं, तो उन साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि वो इसको शेयर कर दें और अपना जो काम है उसको हम आगे आरंभ करेंगे। जो हमारी अव्यवस्था फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार है, उन सब बातों को लेकर के आज मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। तो एक बार इसके ऊपर भी आप सेट कर दो ताकि कमेंट वगैरह मेरे को दिखते रहें, ठीक है। हेलो, इसको भी सेट कर दो एक बार। तो दोस्तों, एक बार आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दें ताकि जो अपना कार्यक्रम है हम उसको आगे बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो कार्यक्रम तो एक ही है और वो है बेरोजगारी। और बेरोजगार इतनी अधिक होने के पीछे रीजन क्या है? कि नीतियां हैं वो सही नहीं हो पा रही हैं, नीतियां हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। किसकी नीतियां क्लियर नहीं हो पा रही हैं? आपकी स्टेट गवर्नमेंट की नीतियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां हैं, उस नीतियां हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। नीतियां बोले तो सिंपली बात यह है, अगर आप अभी वर्तमान का, प्रेजेंट का ये आंकड़ा उठा करके देखोगे कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर कितनी गई हुई है, तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में देश के अंदर जो चरम सीमा पर बेरोजगारी है वो आज हमारे हरियाणा के अंदर आई हुई है। यानी कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है वो देश में सर्वाधिक छाई हुई है। बोले तो 33% युवा वर्तमान समय में बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ भी काम नहीं है, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, ठीक है। और एक बार इन कमेंट को मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनको आप एक बार सेट करके जाए ऑपरेटर आकर के, ठीक है ना। तो कोई भी नीति है वो क्लियर नहीं है और उस नीति के खिलाफ ही हमारी ये मुहिम है। हैशटैग डिजिटल मुहिम हमने आरंभ की हुई है। और इस डिजिटल मुहिम का मतलब ये है कि जो नीतियों का निर्माण करता है, जो कार्यक्रमों का निर्धारण करता है, जो वैकेंसियों की घोषणा करता है, जो किसी भी पोस्ट को लेकर के ये निर्धारित करता है कि जो साथी हैं उनकी जवाबदेही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी देखिए कुछ साथियों के कल कमेंट आए थे और वो कमेंट मैं आपसे एक बार रूबरू करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपने कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये पहला कमेंट आया था एक साथी का, उसका आया था खाली कंधों पर कुछ भार चाहिए, खाली कंधों पर कुछ भार चाहिए, बेरोजगार हैं साहेब रोजगार चाहिए। यानी कि हम सरकार पलटने से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है रोजगार से। हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, शिक्षित बेरोजगार, मजदूर बेरोजगार, व्यवसायी बेरोजगार, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हमें रोजगार चाहिए, उसकी व्यवस्था कीजिए। ऐसा एक कमेंट आया। दूसरा कमेंट एक साथी का आता है, फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरे साथी का क्या आता है वो देखिए एक बार। झूठ लिखूं तो शब्दों का दम घटता है, झूठ लिखूं तो शब्दों का दम घटता है और सच कहूं तो लोग खफा हो जाते हैं। यानी कि अगर सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो देखिए, कल की जो बात थी मैं आपसे बताता हूं। कल जब मैंने लाइव आया और आपसे बात की तो मेरे पास बहुत सारे साथियों के फोन आए और उन्होंने कहा कि आप तो सरकार के विरुद्ध हो गए हैं, आप तो सरकार की आलोचना करने पे लगे हुए हैं, आपको तो शायद दूसरी पार्टी से मोह हो गया है। तो साथियों, मैं सबसे क्लियर करना चाहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का एजेंट नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं। मेरा, अगर मैं किसी का एजेंट हूं तो युवाओं का एजेंट हूं, युवाओं के दर्द को समझता हूं, क्योंकि युवाओं के दर्द को तो युवा ही समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। नीचे वाले कमेंट में साफ किया एक साथी ने, और साफ क्या कहा
उसी के कमेंट का जवाब दिया एक दूसरे साथी ने, मैंने इनको टाइप करके न डाला हुआ है। उसने कहा छात्रों को बेरोजगारी वाला दर्द सिर्फ छात्र ही समझ पाएगा, कोई झोला छाप है उसको नहीं समझ पाएगा, या फकीर उसको नहीं समझ पाएगा। तो दोस्तों जो हमारा दर्द था, जो हमारा दर्द है, हम उसको बार बार बयां करने पे लगे हुए हैं। जो हमारे पेन है, जो हमारी पीड़ा है, हम उसको बयां करने पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको कोई सुनने वाला चाहिए, और सुनेगा कौन? सुनेगी सरकार, और कोई नहीं सुनने वाला है, ठीक है ना। तो सरकार तक हम अपनी आवाज को उठाने के लिए हमने मुहिम चलाई है साथियों, और इस मुहिम के अंदर अपना योगदान आप कैसे दे सकते हैं? घर बैठे भी आप इसे शेयर करिए, आप इसे शेयर करिए दब के, ताकि उनके कानों तक हमारी बात पहुंच पाए, उनके कानों तक बोले। तो जो विधान के अंदर बैठ करके कानून का निर्माण करते हैं। अब एक साथी ने कमेंट किया है जिसका नाम है मुकेश, ये कहता है युवा ही सरकार बनाते हैं और उनके हक उनका ना मिले तो सरकार को युवा गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल 100% सत्य है। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी युवा होते हैं। उस सरकार नहीं, सत्ता को भी पलट देते हैं, कानूनों को भी पलट देते हैं, संविधान को भी पलट सकते हैं, ठीक है ना। युवाओं के अंदर ये ताकत होती है, ठीक है ना। उसके जड़ से उखाड़ के फेंकने के मैदा रखते हैं युवा। तो युवा साथियों हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक साथी का और कमेंट आता है अभी लाइव, वो कहता है जब कुछ बंद खुद की तैयारी करते हुए एचएसएससी और सिलेबस, हाँ इसने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, सिलेबस को लेकर के बात की है। अभी मैं पिछले 10 वर्षों से कंपटीशन एग्जाम के अंदर पढ़ाने लग रहा हूं, हालांकि दर्द मैं भी झेलने लग रहा हूं। 2015 में लेक्चरर की वैकेंसी आई थी, 2019 में आकर के डिसीजन दिया और मेरे को यह बोला गया कि तेरे जो बीएड के मार्क्स थे ना उनके अंदर हेरफेर हो रखी है। अब मैंने थोड़ी लिखे हैं जी, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिखे गए थे कि ओरिजिनल में कुछ हो रहा है और उन्होंने कॉन्फिडेंशियल पे कुछ और दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने लग रहा हूं। उसके बाद भी अगर हम युवाओं का दर्द समझें तो युवाओं का दर्द ये है कि एचएसएससी तो कभी भी अपना सिलेबस जारी नहीं करती। एचएसएससी से तो पहले हमारी मांग ये है, पहली डिमांड ही ये है कि एसएससी की तर्ज पर एचएसएससी अपना सिलेबस जारी करे कि बच्चे को क्या पढ़ना है। एक आर्ट साइड का बच्चा है, +2 तक पढ़ा है, उसने आर्ट में गया है, बीए उसने की है और एमएससी का मैथमेटिक्स उसके सामने डालने जा रहे हैं। भाई क्या चाहते हैं आप? गलत प्रश्न डाल देते हैं, गलत आंसर डाल देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट के अंदर ये मुकदमा गया। दोस्तों ये मुकदमे को समझिए, मुकदमा क्या कहता है। हाई कोर्ट में मुकदमा गया और अभी हरियाणा जेई के अंदर ज्वाइनिंग कराई गई है, आप सबको पता होगा दोस्तों। अब उस ज्वाइनिंग के अंदर या वो पेपर हुआ था जो जेई का, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न गलत थे। प्रश्न गलत होने के बावजूद उन्होंने रिजल्ट आउट कर दिया, आंसर की डाली, रिजल्ट आउट कर दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके साथ साथ उन्होंने फाइनल लिस्ट भी लगा दी और उनको ज्वाइनिंग करा दिया। अब हाई कोर्ट में युवा गए कि जिन्होंने आंसर सही किया हुआ था, आंसर की में गलत आया, उन्होंने कहा जी इसको तो रिव्यू होना चाहिए। अब उस पर संज्ञान लिया गया। अब 2-3-4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चलेंगे और केस के परिणाम स्वरूप क्या लगेगा आप सबको पता है, ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था है खास करके एचएसएससी की, खास करके ना जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पहली डिमांड हम उससे ये करते हैं कि वो अपना सिलेबस को जारी करे, अपना सिलेबस है उसको दर्शाए, ठीक है ना। यहाँ पर एक साथी कहता है सर देश के युवाओं को ये सरकार अपंग बना के छोड़ेगी। हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमारी जो डिमांड है, हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है। हमारी जो डिमांड ये है कि जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। पहली मांग एचएसएससी से यही करते हैं कि वो अपना सिलेबस है उसको निश्चित करे, ठीक है ना, कि वो सिलेबस के अंदर क्या डालेंगे ताकि बच्चे पढ़ पाए, एक निश्चित डायरेक्शन मिल पाए। पढ़ाने वाला जो पढ़ाने लग रहा है कुछ और ही आने लग रहा है, पढ़ने वाले बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग रहे हैं बेचारे, घर पे बैठे, लाइब्रेरी में बैठे, लेकिन उनके एग्जाम में कुछ और ही आने लग रहा है। दूसरी डिमांड ये है एचएसएससी से साथियों कि जो भी वैकेंसी निकाले, जो भी पदों की घोषणा करे, वो पद घोषणा के साथ ही निश्चित होने चाहिए कि इतने समय अंतराल के पश्चात इनको फुल कर दिया जाएगा। यानी कि जो समय दिया गया है उस समय के दौरान पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता है तो जो अधिकारी वहां पर बैठा गया है उसकी जवाबदेही निश्चित की जाएगी और जितना नुकसान हुआ है युवाओं का वो पूरी भरपाई उस अधिकारी से होनी चाहिए। जो अधिकारी लटका के रखते हैं
जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि आने वाली जनरेशन जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है उसको भी, आने वाली उसकी संतान को भी किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने का अधिकार नहीं रहेगा, चाहे यूपीएससी से लेकर के एचसीएस में 4th क्लास से लेकर के कहीं पर भी है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे अच्छा सुझाव एक साथी ने मेरे को दिया कि सर आप बिल्कुल ये आवाज भी उठाइए कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार के अंदर पाया गया, आने वाले समय में उसके बच्चों को सभी सरकारी सुविधाओं से रोक दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि मैंने उसको ये कहा कि उसके बच्चों की क्या गलती है, बोला सर बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की नहीं सोचेगा, पेपर को आउट कराने की नहीं सोचेगा। अगर वो सोचेगा तो उसको पता रहेगा कि आने वाला समय तेरे बच्चों के लिए कितना खराब हो सकता है। तो साथियों, दूसरा यह है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, यह भी सुझाव हमने दिया है। आगे कहा, एक साथी ने कमेंट जारी किया है और कमेंट के अंदर क्या कहा साथी ने, इसने कहा कि ये राजा है, सभी भाई शेयर करें। भाई शेयर करते रहें दोस्तों, अगर शेयर करेंगे तो हमारी जो मुहिम है मजबूत हो पाएगी। हमारी मुहिम का उद्देश्य एक ही है, और एक क्या उद्देश्य है कि हमें अपनी लड़ाई को वहां तक पहुंचाना है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो कानून का निर्माण करते हैं, जो हमारे अमेंडमेंट डालने का मायदा रखते हैं। अभी सभी चारों तरफ देश में बेरोजगारी का आलम है, लेकिन वो आज भी सत्ता पर बैठे बैठे आराम से जिंदगी का भोग और विलासिता की जिंदगी जीने लग रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया साथियों कि किस प्रकार से वो अपनी जिंदगी को आज भी जीने लग रहे हैं। हमारा उनसे कोई दोष नहीं है, हम ये नहीं कहते जी वो गलत हैं, अगर गलत भी हैं तो पहले जितने गलत रहे हैं सर हम उसको माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की गलती साथियों नहीं होनी चाहिए, ये हमारी उनसे डिमांड है। अगर हम शेयर करेंगे हमारी मुहिम चलती रहेगी। मैं आधे घंटे भी पहले लाइव था दूसरे साथी के साथ, अभी मैं लाइव आया हुआ हूं, दूसरे स्थान पे पहुंच चुका हूं, आधे घंटे के अंदर भागम भाग चला हुआ हूं। दोस्तों ये बात आपने माइंड में रखनी है, किस लिए, हम सब युवा साथियों के लिए। आज जब युवा साथियों का सैलाब उमड़ेगा तो सरकार की कानों के अंदर से डाटे निकाल के रख देंगे और ये बता देंगे कि युवा साथियों में ये ताकत है। आज हमने डिजिटल कार्यक्रम को आयोजित किया है, कल ऐसा ना हो जाए कि हम रोडों के ऊपर आ जाएं, मजबूरन रोडों के ऊपर आ जाएं। हम किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करना चाहते, हम बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं करना चाहते। अभी हमने डिजिटल आंदोलन को आरंभ किया है साथियों। अगर डिजिटल आंदोलन से काम नहीं चला तो साथियों हमें प्रत्येक प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन जो भी कदम उठाएंगे, हम गांधी के देश में रहते हैं, गांधी जी को पूजते हैं, तो अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए किसी प्रकार की हिंसक घटना नहीं होने देंगे। कल मैंने कहा था कि हम वहां पर जाकर के जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन करेंगे, सभी साथी सहयोग करें। मैंने उस संदर्भ में अपने विचार को आगे रखा और मैंने इजाजत मांगने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर प्रशासन की तरफ से बयान आया साथियों, और बयान क्या आया है कि इस महामारी के दौरान हम किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे सकते। तो साथियों निर्णय लिया मैंने कि जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा हम निरंतर डिजिटल कार्यक्रम का आयोजन करते चलेंगे, और तब तक करते चलेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, जब तक बेरोजगार युवाओं को एक स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे जाता। और वो रास्ता कौन दिखाएगा? अगर हम युवा साथी इकट्ठे रहे तो रास्ता दिखाने वाले हमारे विधान के अंदर बैठे हुए हैं। हमारा कानून में अधिकार दिया गया है कि अगर हम कोई मांग करें, जनता कोई मांग करे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता अंतिम पावर होती है। क्योंकि देखो इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि सब कुछ हमारा है, किसी और का नहीं है। अगर हमारा है तो फिर ये कौन होते हैं हमारे बीच में? ये भ्रष्टाचारी कौन होते हैं? टाइम ड्यूरेशन निर्धारित क्यों नहीं करते हैं 5-5, 6-6 साल तक? 2013 ईस्वी में पटवारी और ग्राम सचिव की भर्तियां आई थी, आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद तीसरी सरकार हरियाणा में बन चुकी है। 2013 में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, फिर श्री मनोहर लाल खट्टर जी बने, फिर उनको रीएड किया गया, अब फिर रीएड किया गया, दूसरी बार तब बने। तो ये क्या मजाक बना रखा है साथियों युवाओं के साथ? एक साथी ने उस समय 32 वर्ष की आयु में फार्म भरा था, 7 वर्ष हो गए, 39 साल का होगा, ग्राम सचिव लगने के लिए वो आज भी जुटा हुआ है। साथियों उसका पूरा भविष्य, उसकी पूरी जवानी, उसके जो बच्चों के भविष्य, उस सब मझधार में लटका हुआ साथियों। अब इस मझधार से हमें पार होना है, और मझधार से पार कैसे होंगे? वो युवा साथियों की जो ताकत है,
वो ताकत ही हमें मझधार से पार लगा सकती है। दुनिया की और कोई ताकत इस मझधार से पार नहीं लगा सकती। अगर हमें एकजुट रहे साथियों तो ही हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे, ठीक है ना। अभी एक मुकेश कहता है भाई सारे भाई वीडियो को शेयर करें। चलो एक डायलॉग और आया साथी का और मैं पढ़ के बताता हूं आपको, थोड़ा ऑपरेटर इसको ऊपर करें जी सरकार, ठीक है ना। एक साथी का और आया है, ठीक है ना। उसने कहा बेरोजगार युवाओं का भारत, क्या कहता है, बेरोजगार बेरोजगार युवाओं का भारत है, इसे रोजगार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और रोजगार चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक साथी ने अभी मेरे पास भेजा है, उसने कहा सर एक ही डिमांड है और वो रोजगार 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 और रोजगार, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बेरोजगारी से निजात दिला दो जी, हमें भ्रष्टाचार से निजात दिला दो जी। बड़े बड़े आंदोलन देश के अंदर हुए, अभी 2011-12 में आपने देखे होंगे कि रामलीला मैदान के अंदर लाखों की तादाद में युवा इकट्ठे हुए। हमारे देश के एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने आंदोलन किया था, मांग ये थी कि बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आज वो व्यक्ति अपने आश्रम में बैठा हुआ है, सरकार अपने हिसाब से काम करने लग रही है, ठीक है ना, लेकिन किसी के कानों पर कोई जू भी नहीं आने लग रही दोस्तों। और वो जू कैसे आएगी, जब हम एकजुट हो जाएंगे। मैं कहता हूं आने वाले 14 सितंबर, याद रखिए आने वाला 14 सितंबर देश के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठने वाला है, देश के अंदर संसद का अधिवेशन चलने वाला है। 14 सितंबर तक हमारे कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए, दिन और रात कार्यक्रम निरंतर चलते रहने चाहिए। कोई भी साथी अगर आता है उसका समर्थन करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जो भी लीड करना चाहता है हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। 14 सितंबर को हम चाहेंगे जब भी संसद का अधिवेशन चले, अधिवेशन चलते ही पहली डिमांड वहां पर कोई सांसद खड़ा होकर के ये कहे कि इन युवा साथियों का अधिकार इनको दिलाया जाए। ये जो युवा तड़पने लग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाने लग रहे हैं, इन साथियों को रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिसके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं की जाए, ठीक है साथियों। ये डिमांड हम करते हैं। मैं ये आकांक्षा भी रखता हूं, विश्वास भी रखता हूं और आपके ऊपर मेरा दृढ़ विश्वास है साथियों। और विश्वास क्या है, अगर हम इसी प्रकार लड़ते रहे तो 14 सितंबर दूर नहीं है, मात्र 11 दिन की बात बची है, 11 दिन की। अगर 11 दिन हमारा डिजिटल कार्यक्रम चलता रहा, केंद्र सरकार ने कोई नियम बना दिया, तो दोस्तों यहां तक भी, हमारे हरियाणा तक भी इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा इनको। ये बात हमने याद रखनी है। 14 सितंबर तक हमारे कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस समावधि के दौरान 2017 सीजीएल अब तक लटका पड़ा है, 18 वाला लटका पड़ा है, हरियाणा के अंदर सारी वैकेंसियां लटकी पड़ी हैं, ठीक है। अब इसका कोई तो समाधान होगा और समाधान बताने लग रहे हैं सरकार को, साथी लाइव आने लग रहे हैं, बहुत सारे साथी फेसबुक पे लाइव आने लग रहे हैं, बहुत सारे साथी यूट्यूब पे लाइव आने लग रहे हैं, बहुत जैसे जैसे अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाने लग रहे हैं और भरपूर सहयोग साथियों का मिलने लग रहा है। 5-5, 4-4, 8-8 लाख तक मैं कहता हूं उसके ऊपर ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों 14 सितंबर तक हमारे कार्यक्रम नहीं रुकने चाहिए। ये वो दिन है जब हमारा इतिहास पलट सकता है, ये वो दिन है जो आने वाली जनरेशन का भविष्य बना सकता है, ये वो दिन है जिसके सपने आज हम देखने लग रहे हैं, शायद वो सपने हमारे साकार हो जाएं। साथियों कल भी मैं मिला था, ठीक है ना। अभी बहुत सारे साथियों का एक ही कमेंट आने लग रहा है, सर रोजगार रोजगार रोजगार, और मैं भी उसी लाइन के अंदर आपके साथ दौड़ने लग रहा हूं कि रोजगार रोजगार रोजगार, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, योग्यता के अनुसार रोजगार चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं कि देश के अंदर आर्थिक महामंदी छाई हुई है। मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ने लग रहा था और कितना पॉइंट जबरदस्त सोचने का प्रयास करिए कि प्रधानमंत्री जो फंड है, रिलीफ फंड बनाया गया है, 3 दिन के अंदर 3000 करोड़ रुपए जमा हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में 3000 करोड़ रुपए कहां से आए, कौन से बिजनेसमैन ने दिए, कि उस बिजनेसमैन ने कितने कर्मचारियों को बाहर निकाला, क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने स्टेट को कहा कि जीएसटी के अंदर से हम आपको भाग नहीं दे सकते, कि हरियाणा सरकार भी 2 दिन के बाद कह देगी कर्मचारियों के पास देने के लिए पैसा नहीं है। ये अनाप शनाप प्रकार के लिए जा रहे फैसले, इनके प्रति जवाबदेही निश्चित होने चाहिए।
सरकार को प्रत्येक अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए। एक साथी ने कमेंट मेरे पास डाला था और उसने कहा था सर हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, होने दीजिए, जितना प्राइवेट करने लग रहे हैं सरकार को करने दो सर। माँ जी फिर बोले सर हमारी डिमांड एक और उठा दो उसके अंदर। माँ जी क्या डिमांड उठाएं? ठीक है ना, उन्होंने कहा सर डिमांड ये उठा दो कि सर सारे काम प्राइवेट कर दो, रेलवे को भी प्राइवेट बना दो, स्कूलों को भी प्राइवेट बना दो, हॉस्पिटल को भी प्राइवेट बना दो। सरकार हमारी छोटी डिमांड है कि आपसे MP MLA और जितने भी राजनीतिक पद हैं इनको भी प्राइवेट बना दो, कि जो काम करेगा वो तनख्वाह लेगा, जो काम नहीं करेगा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। समझ में आया? कि जी आप कर दो प्राइवेट, आप प्राइवेट कर दो, हम उसको भी भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक और काम कर दीजिए ना कि MP MLA राजनीतिक पदों को भी प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, कि जो सांसद काम करेगा उसको वेतन मिलेगा और जो काम नहीं करेगा उसका वेतन खत्म, काट दिया जाएगा। जिस प्रकार हम देखने लग रहे हैं कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, साथी हैं, उनको वेतन मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक है, MLA है, MP है, एक बार सांसद बना, एक बार विधायक बना, एक पेंशन, 2 बार बना 2 पेंशन, 4 बार बना 4 पेंशन। ये देश के अंदर लूट खसोट 2 प्रकार की व्यवस्थाएं अब देश में चलने वाली नहीं है। देश में एक प्रकार की व्यवस्था चलेगी, एक संविधान, एक विधान, एक देश, न कोई धर्म, न कोई जाति, न कोई संप्रदाय। हमें एक कानून चाहिए सभी को, पर उसी कानून के अनुसार हम लड़ेंगे, उसी कानून के अनुसार हम ये कानून का डिमांड करेंगे कि ऐसे कानून का निर्माण किया जाए जो सभी साथियों के लिए इक्वल हो, जो सभी साथियों को रोजगार का अधिकार दे, जो सभी साथियों को इज्जत का अधिकार दे, जो सभी साथियों को सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार दे। हम ये डिमांड करते हैं सरकार से, हम ये डिमांड करते हैं हरियाणा सरकार से कि अपना सिलेबस क्लियर करे। हम ये डिमांड करते हैं भारत सरकार से कि जो भी वैकेंसियां निकलें उन वैकेंसियों के टाइम ड्यूरेशन दी जाए, समय निर्धारित किया जाए और उस समय के दौरान जो ड्यूरेशन दी गई है भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। हम ये डिमांड करते हैं सरकार से, अगर उसमें कोई कर्मचारी, उसके अंदर कोई अधिकारी, उसके अंदर कोई राजनेता अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। यहां तक कानून बनाने की व्यवस्था की जाए कि आने वाले समय में उसके बच्चों को किसी प्रकार के सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे। तो साथियों इस मुहिम को हमें निरंतर जारी रखना पड़ेगा, इस मुहिम के साथ हमें निरंतर लगा रहना पड़ेगा। मुहिम हमारी नहीं रुकनी चाहिए। जो डिजिटल विद्रोह या कह सकते हैं डिजिटल आंदोलन या डिजिटल क्रांति हमने आरंभ की है, हम समय देते हैं 14 सितंबर तक का सरकार को। अगर सरकार जागती है, हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम हर्ष हृदय से उसको स्वीकार करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हम किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मांग को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि देश के युवा उठ खड़े हुए हैं, सैलाब उठ खड़ा हुआ है और ये सैलाब तब नहीं रुकेगा जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। तो यहां पर फिर मैं दोहराता हूं अपनी मांगों को। मांगे क्या क्या हैं? नंबर 1 पॉइंट, HSSC के द्वारा अपना सिलेबस जारी किया जाए, यानी कि वो ये बताए कि मैं सिलेबस के अंदर ये डालने वाला हूं, ताकि बच्चा चाहे घर पे पढ़े, कहीं पे पढ़े, किधर भी पढ़े, किसी भी व्यवस्था में पढ़े, वो सही डायरेक्शन में पढ़े, सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। दूसरी डिमांड हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस पे काम होना चाहिए। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो उसके कठोर से कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। तीसरी मांग हम ये करते हैं साथियों कि जो भी वैकेंसी निकाली जाए उसी दिन टाइम ड्यूरेशन निर्धारित किया जाए, अधिकारियों का जो है उसके अंदर ये निश्चित किया जाए कि इसकी जवाबदेही बनती है। साथियों ये कार्यक्रम और ये मांग हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से सरकार के सामने उठा रहे हैं, तो एक बार शेयर ठोक दीजिए। फिर मैं कहता हूं हमारी ताकत एक ही है, एक बार शेयर करेंगे नहीं सुनेंगे, दूसरी बार करेंगे नहीं सुनेंगे, 100 बार करेंगे, लाख बार करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। और मांग मनवा के रहेंगे, इसी सरकार से मनवा के रहेंगे। हम ये नहीं कि 4 साल के बाद 3 साल के बाद सत्ता पलटेगी तो नई सरकार आएगी उस पर विश्वास कर सकते हैं, नहीं करेंगे हम किसी पे विश्वास। हमारा विश्वास है तो हमारे युवा साथियों पर है, हमारा विश्वास है तो हमारे संविधान पे है, हमारा विश्वास है तो हमारी व्यवस्थाओं में करना है,
और इन्हीं व्यक्तियों को सुधारना है और इन्हीं व्यवस्थाओं में सुधार करवाना। साथियों, किसी दूसरे व्यक्ति पर या किसी अन्य व्यक्ति पर या अन्य पार्टी पर, हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं है। हमारी डिमांड एक ही है कि सरकार इन युवा साथियों के दर्द को समझिए। ये युवा साथी क्यों दर दर भटकने लग रहे हैं, ये युवा साथी कहां कहां पर जाने लग रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं बचा है। सरकार इन युवा साथियों के दर्द को समझिए। ये कितने दिनों तक भटकेंगे? ऐसा ना हो कि देश की युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे चढ़ जाए। ऐसा ना हो कि देश की जो युवा पीढ़ी है कोई ऐसा रास्ता अपना ले जिसके परिणाम स्वरूप देश की भी हानि हो और हमारे देश के भविष्य की भी हानि हो। तो सरकार इनको सही डायरेक्शन दीजिए, इनको काम दीजिए। ये काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हैं, देश को सर्वोच्च बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप किसी फील्ड में काम दे करके देखिए सरकार, लेकिन इनको हताश मत करिए, इनको निराश मत करिए। इनकी भावनाओं को समझिए, इनके दुखों को समझिए, इनकी पीड़ा को समझिए। ये कितने दिनों तक लगे रहेंगे, ठीक है ना। और हैशटैग करके जो अपना कार्यक्रम चला हुआ है उस कार्यक्रम को निरंतर आप चलाते चलें, ये बात आपको माइंड में रहे, ठीक है ना। कि जो ट्रेंडिंग हमने बनाना है HSSC, टारगेट HSSC है। इसके अंदर पिछली क्लास में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की थी, इसमें मैं खास करके HSSC की बात करने लग रहा हूं, ठीक है ना। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार इन समस्याओं का समाधान करें। हैशटैग डिजिटल कार्यक्रम हमारे रुकने नहीं चाहिए और तब तक नहीं रुकने चाहिए साथियों जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। ये हमारे हृदय के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर जो इतने युवा साथियों का बोझ रखा गया है साथियों, इसको हमने उतार के ही दम लेना है और इसी सरकार से उतरवा देंगे। अगर हमारे डिजिटल कार्यक्रम को ये मानते हैं, समझते हैं तो इसे कर दें क्लियर बात को, अन्यथा तो हमें दूसरे रास्ते भी अपनाने आते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई मुकदमा लगाना चाहे उस मुकदमे को झेल लेंगे, लेकिन जो हमारी मांग है वो हमें स्पष्ट रूप से हम सरकार को बताने लग रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति की मांग नहीं है, किसी एक समुदाय की मांग नहीं है, किसी एक धर्म की मांग नहीं है, किसी एक जाति की मांग नहीं है, किसी एक पंथ की मांग नहीं है, किसी एक मजहब की मांग नहीं है। ये समग्र है युवा साथियों की मांग है, ये पूरे देश के युवा साथियों की मांग है। तो साथियों इस मांग को हमें निरंतर रखना है, तब तक रखना है जब तक मांग पूरी ना की जाए। मैंने आपको बताया 14 सितंबर तक तो कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि कल भी हरियाणा में एक डिसीजन लिया गया, इसलिए डिसीजन लिया गया कि कार्यक्रम मंदे हो जाए, कम हो जाए। कम नहीं होने देने हैं क्या कि A क्लास और B क्लास की जितनी जॉब हैं, कितने रिक्त पद पड़े हैं, उनका पता लगाया जाए। अभी हरियाणा में पोस्ट आई, एग्जाम कब होगा पता नहीं, एग्जाम में क्या आएगा पता नहीं, उसके बाद वही आंसर की डालेंगे, आंसरों का पता नहीं, पर्सन गलत है, आंसर की में आंसर गलत है, उसके बाद कट ऑफ लगाते हैं, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कोई स्पष्टता नहीं, लिस्ट आउट कर दी, जॉब लग गए और फिर एक वेटिंग आ गई, उनका पता नहीं क्या होगा। ये जो व्यवस्थाएं हैं क्लियर कट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सबको समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये सरकार हम चुनते हैं, सरकार को हम बनाते हैं, सरकार को युवा गिराना भी जानता है, बनाना जानता है। तो ये बात याद रहे, सरकार ऐसे घमंड में ना रहे कि हम सत्ता में आ गए हैं और हम ही बैठे रहेंगे, नहीं, उसको जनता की सेवा के लिए निरंतर कार्य करने पड़ेंगे, उसको युवाओं की जो चिंता है उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो साथियों ये डिमांड फिर करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन निर्धारित किया जाए, अधिकारी के जो कर्तव्य निर्धारित किए जाएं, समय का निर्धारण निश्चित होना चाहिए, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, कोई भी पेपर आउट नहीं होना चाहिए। और आउट तब नहीं होगा जब आने वाला समय ये कानून बना करके चले, जिस अधिकारी ने आउट किया है आने वाले समय में उसके संतानों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो साथियों ये थी आज की हमारी मांग, ठीक है, फिर मिलेंगे कल, नए शहर में मिलेंगे, नए जिले में मिलेंगे, नई आईडी से मिलेंगे, ठीक है ना। वो शाम तक मैं आपको निश्चित करके बता दूंगा। दोस्तों लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मैं अलग अलग जाकर के, अलग अलग शहरों में जाकर के अपनी मुहिम को चलाने लग रहा हूं साथियों, और इस मुहिम में मैं आपका पूर्ण सहयोग चाहता हूं।
ठीक है ना। अभी मैं डिजिटल सहयोग मांगने लग रहा हूं, लेकिन याद रहे अगर सरकार ने मांग नहीं मांगी तो हमें फिजिकली रूप से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये नया भारत है दोस्तों, बेरोजगार युवाओं का भारत है। इसे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए और रोजगार चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, रोजगार ही चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। युवा साथी एक बने, नेक बने और अपनी लड़ाई लड़ते रहें। एकता के साथ, नेकता के साथ लड़ाई को लड़ेंगे तो हमारी सफलता अवश्य मिलेगी। इनकलाब जिंदाबाद।